नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हर्मन। हाँ, कहानी के कुछ ही पन्ने हैं हमारे पास, लेकिन वो आपको एकदम झकझोर कर रख देते हैं। बिल्कुल। कहानी की जो नायिका है शार्लेट, वो खुद को चार्ली कहती है। 13 साल की है, अपनी साइकिल पर दुनिया की जासूसी करती है और उसका एक दोस्त है हर्मन, जो किसी को दिखाई नहीं देता। और ये कहानी हमें सीधे एक ऐसे पल में ले जाती है जहां इस बच्ची की जो कल्पना की दुनिया है, उसका सामना एक बहुत ही क्रूर हकीकत से होता है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बच्चे की मासूमियत और कल्पना का टकराव इतनी हिंसा से होता है, तो क्या होता है। और ये जो काल्पनिक दोस्त है हरमन, वो असल में है क्या? क्या वो सिर्फ एक रक्षक है या कुछ और? चलिए, इसी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हाँ, चार्ली से। वो अपनी साइकिल, जिसका नाम उसने स्पीडी रखा है, उस पर किसी मिशन पर निकली है। वो खुद को एक जासूस समझ रही है और उसका साथी है हरमन। मतलब ये सब एक खेल जैसा लगता है ना? हाँ। बहुत ही मासूम। एक ऐसी दुनिया है जिस पर चार्ली का पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल। अपनी कल्पना में वो हीरो है, वो ताकतवर है, उसकी अपनी बनाई हुई एक सेफ जगह। लेकिन असल दुनिया इस सेफ जगह में घुसपैठ करने ही वाली है। और ये घुसपैठ बहुत ही भद्दे तरीके से होती है। एक नीले रंग की मस्टैंग कार तेज रफ्तार से आती है और उसे सड़क से हटने पर मजबूर कर देती है। और कार से दो आदमी निकलते हैं, एक दुबला पतला टॉम और एक मोटा बिल। हाँ। और उनका पहला इंटरैक्शन ही इतना आक्रामक है। वो उस पर चिल्लाते हैं, ईट मी। मतलब ये बहुत ही अजीब और डरावनी शुरुआत है। सही कहा। यहाँ दो दुनियाओं का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ चार्ली की अपनी रोमांचक दुनिया, और दूसरी तरफ इन दो आदमियों की ये डरावनी हकीकत। वो उससे पूछते हैं, तुम हमारी सड़क पर क्या कर रही हो? जैसे कि उस सड़क पर सिर्फ उनका हक हो। और जब चार्ली पलटकर जवाब देती है कि ये एक पब्लिक रोड है, तो वे उसे घेर लेते हैं। अब चार्ली को एहसास होता है कि वो सच में मुश्किल में है। हाँ, और यहीं पर हरमन की एंट्री होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अपने सबसे बड़े और सबसे मजबूत दोस्त की मदद लेती हैं। पर वो सिर्फ ये नहीं कहती कि मेरा दोस्त यहाँ है, वो उसे पूरी तरह से गढ़ती है। हाँ, वो उसे 7 फुट लंबा और आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर से भी मजबूत बताती है। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब जब हम बच्चे होते हैं और अंधेरे से डरते हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि हमारे साथ कोई सुपर हीरो है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा मन असल खतरे से निपटने के लिए एक काल्पनिक ढाल बना लेता है। चार्ली यहाँ ठीक यही कर रही है। लेकिन उसकी ये ढाल वो काम नहीं आती। टॉम और बिल उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा अदृश्य दोस्त कहाँ है? वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि इसे उसकी कमजोरी की तरह देखते हैं। और उसे और डराते हैं। वो ऐसे नाटक करते हैं जैसे वे हरमन से डर गए हों, जो असल में उसे और अकेला महसूस कराता है। ये बहुत क्रूर है, क्योंकि वे सिर्फ उसे डरा नहीं रहे हैं, वे उसकी कल्पना की दुनिया को भी तोड़ रहे हैं, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ। जब बिल कहता है, अब हम तुम्हारे साथ अकेले हैं, तो वो चार्ली को बता रहा है कि तुम्हारी बनाई हुई दुनिया झूठी है और अब तुम्हें हमारी असली दुनिया का सामना करना होगा। उस पल में चार्ली की कल्पना की ढाल वो टूट जाती है। उसकी पहली तरकीब, हरमन का नाम लेना, वो पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। तो अब कहानी हमें एक बहुत ही डरावनी और कह सकते हैं जानी पहचानी दिशा में ले जा रही है। हाँ। वे चार्ली को उसकी साइकिल से खींचकर जंगल की ओर ले जाते हैं। जंगल में टॉम उसकी टी-शर्ट फाड़ देता है। और हम सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, एक तरह की यौन हिंसा की आशंका। लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, हिंसा होती है, लेकिन उसका निशाना चार्ली नहीं होती। ये इतना अप्रत्याशित है। टॉम अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, लेकिन चार्ली को धमकाने के बजाय वो अचानक अपने ही दोस्त बिल पे हमला कर देता है। सीधे बिल की आंख में। कहानी का वर्णन भी बहुत भयानक है। एक चटकने की आवाज आई। हाँ, और मेरे मन में पहला सवाल आया, ये हो क्या रहा है? क्या टॉम अचानक पागल हो गया या कुछ और ही चल रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ये हमें एक पाठक के तौर पर पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। क्या ये हमलावरों के बीच का पागलपन है, या क्या ये हरमन का पहला असर है? एग्जैक्टली। क्या चार्ली की कल्पना इतनी शक्तिशाली है कि वो हकीकत पर असर डाल सकती है, लोगों को कंट्रोल कर सकती है? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। बिल दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। और टॉम का रिएक्शन,
वो बस कहता है ओ हे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ये शांति और भी ज्यादा डरावनी है। लेकिन हिंसा वो अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहानी हकीकत की दुनिया से निकलकर कहीं और ही चली जाती है। अब तक हम सोच सकते थे कि शायद ये सब असली दुनिया के नियमों के अंदर हो रहा है, पर अब नहीं। वो चाकू बिल की आंख से अपने आप बाहर निकलता है, हवा में उड़ता है और उड़कर सीधे टॉम के गले में जा लगता है। अब इसमें कोई शक नहीं बचता कि यहाँ कोई अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल शक्ति काम कर रही है। चाकू का हवा में तैरना, ये किसी हॉरर फिल्म जैसा है। तो क्या हमें इसे सचमुच अलौकिक मानना चाहिए या ये चार्ली के सदमे में डूबे दिमाग का नजरिया है? मुझे लगता है कहानी जानबूझकर हमें दोनों संभावनाओं के बीच रखती है। लेकिन इस पल में चार्ली के लिए ये सब असली है और यहीं पर हरमन पहली बार एक भौतिक रूप लेता है। हाँ, चार्ली को अपने सामने गूंथे हुए आटे से बनी एक मूर्ति जैसी कोई चीज दिखती है और वो पूछती है, हरमन? वो अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है, वो चार्ली के सामने है। लेकिन चार्ली का पहला सवाल शुक्रिया नहीं है। वो लगभग गुस्से में पूछती है, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? और हरमन का जवाब वो इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा हो सकता है। हाँ, वो कहता है मैं थोड़ा उस स्थिति में खो गया था, मैं देख रहा था। मैं देख रहा था। ये एक रक्षक का जवाब नहीं है, ये किसी ऐसे का जवाब है जो उस हिंसा का कह सकते हैं आनंद ले रहा था, जो उसे होते हुए देख रहा था। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हरमन असल में है कौन? क्या वो चार्ली की रक्षा कर रहा था या उस हिंसा को भड़काने और देखने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। ये बहुत बहुत बेचैन करने वाला विचार है कि शायद हरमन ने चार्ली को बचाने के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि वो उस नाटक को देखने के लिए रुका रहा। बिल्कुल, इससे हरमन का कैरेक्टर एक रक्षक से बदलकर किसी शिकारी जैसा लगने लगता है। और कहानी का अंत इस रिश्ते को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। हाँ, चार्ली हरमन से उसका असली रूप दिखाने को कहती है और अपनी शक्ति साबित करने के लिए हरमन टॉम की लाश पर बैठ जाता है और उस बेजान शरीर से एक छींक निकलती है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना वास्तविक है, उसका वजन है, उसकी मौजूदगी है। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। चार्ली, एक 13 साल की बच्ची, ने अभी-अभी 2 लोगों को अपने सामने बेरहमी से मरते देखा है। हाँ, हम हरमन के रहस्य में इतने उलझ गए हैं, पर उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी? सही बात है, लेकिन कहानी हमें उसकी मासूमियत पर शोक मनाने का मौका नहीं देती, क्योंकि वो अब शायद उतनी मासूम रही ही नहीं। इसके बाद जो होता है वो एक अजीब सा अंतरंग पल है। हाँ, वो दोनों खून से लथपथ हैं। चार्ली अपने हाथ पर लगे खून को चखती है और फिर वे एक दूसरे को चूमते हैं। ये किसी के बचने का जश्न नहीं है, ये कुछ और है। एक तरह का मिलन, हाँ, एक समझौता, जैसे वो उस हिंसा को और उसे करने वाले को पूरी तरह से अपना रही हो। ये अंत कहानी की पूरी समझ को बदल देता है। हरमन शायद सिर्फ एक बाहरी अलौकिक शक्ति नहीं है, वो चार्ली के अंदर दबे हुए गुस्से, आघात और हिंसा का प्रतीक हो सकता है। उसका अंधेरा पक्ष। हाँ, उसका डार्क साइड जो इस भयानक हमले के जवाब में बाहर आया। और वो चुंबन इस बात का प्रतीक है कि चार्ली ने अपने इस अंधेरे हिस्से को स्वीकार कर लिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हरमन हमेशा से चार्ली का हिस्सा था? संभवतः कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जब कोई व्यक्ति, खासकर एक बच्चा, बहुत बड़े आघात से गुजरता है तो उसका मन खुद को बचाने के लिए बट सकता है, डिसोसिएट हो जाता है। हाँ, हरमन चार्ली का वो हिस्सा हो सकता है जिसे उसने अपनी रक्षा के लिए बनाया था। एक ऐसा हिस्सा जो वो सब कुछ कर सकता था जो चार्ली खुद नहीं कर सकती थी, यानी हिंसा का जवाब हिंसा से देना। और अंत में जब वे लाशों को ठिकाने लगाने की बात करते, वो भी ऐसे जैसे ये रोज का काम हो। हाँ, वो कहती है चलो घर चलते हैं और तैयार होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सिर्फ एक मासूम पीड़िता नहीं है, वो बदल चुकी है। बिल्कुल, उसने न केवल हिंसा देखी है बल्कि उसने उसे अपनाया भी है अपने रक्षक के रूप में। तो इन कुछ पन्नों में हमने चार्ली को एक कल्पनाशील बच्ची से एक ऐसी शख्सियत में बदलते देखा जो एक भयानक हिंसा से गुजरी है और शायद उसे अपना भी लिया है। ये कहानी बहुत चतुराई से कल्पना के दोनों पहलुओं को दिखाती है। शुरुआत में कल्पना एक बचकाना खेल है, फिर वो एक ढाल बन जाती है और अंत में वो एक हथियार बन जाती है। और ये हमें कल्पना की दोहरी प्रकृति दिखाती है। ये हमें बचा भी सकती है और हमारे अंदर के सबसे गहरे अंधेरे को बाहर भी ला सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हरमन असली है या नहीं। ज्यादा परेशान करने वाला सवाल तो ये है कि क्या हरमन हमेशा से चार्ली का हिस्सा था जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था? और ये एक विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।
अगर किसी को उसकी सहनशीलता की सीमा से परे धकेल दिया जाए, तो क्या उसके अंदर का हरमन भी बाहर आ सकता है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या वो व्यक्ति फिर कभी पहले जैसा रह पाता है?